स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी यहाँ सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर की तरतीब इस तरह लगाई गई है कि जैसे ही हम बुक रीड करते जाएं तो हमें उसी तरह से ये क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। Physical quantity which required both magnitude and direction for their complete description called vector। एग्जाम्पल में हम कोई दो चार क्वांटिटीज लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ईटीसी। अब रिप्रेजेंटेशन की यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिकली और एक ग्राफिकली। सिंबॉलिकली हम वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या जब हम लिखेंगे तो हम इन लेटर्स के ऊपर, लाइट फेस लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर ए, एफ, डी, या हम दोनों साइड पर मॉड लाइंस लगा देंगे। वेक्टर के दोनों साइड पर मॉड लाइंस लगा देंगे तो भी ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइन इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और एरो जो किसी एक साइड पर होगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हमने लिखा, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑफ डिफाइंड लेंथ विद एन एरो हेड एज शोन इन फिगर। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूजन स्केल represent the magnitude and arrowhead indicate the direction। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन। अब यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो हम ऐसे ऐड नहीं करते जैसे हम आम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना होगा जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल में क्या है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। ऐसे ही हम वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये इन तीनों का सम आ जाएगा। अब यहाँ हमने रिजल्टेंट वेक्टर की बात की, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, आल्सो एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब रिजल्टेंट वेक्टर, द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर इन अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। हम एक ही तरह के वेक्टर्स ले लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं तो सब डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होंगे, अगर हम वेलोसिटीज़ ऐड कर रहे हैं तो सब वेक्टर वेलोसिटीज़ के होंगे। तो ये सिमिलर वेक्टर का मतलब। अब उनका जब हम रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे तो उसका भी सेम इफेक्ट होगा, यानी वो भी उसी तरह का वेक्टर होगा लेकिन एक खास सिमत में। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और ये एक एग्जांपल इसके साथ हम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट एडिशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। या एग्जाम में यूँ भी पूछा जा सकता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारे पास बेसिकली ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है। हम दो वेक्टर ले लेते हैं ए और बी, उन्हें ऐसे जोड़ते हैं कि ए का हेड बी की टेल के साथ जोड़ दिए। यहाँ लिखा है, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच एज द टेल ऑफ वेक्टर बी ज्वाइंड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। ये पहला हिस्सा हो गया। देन देयर रिजल्टेंट आर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए विद द हेड ऑफ बी विच इज गिवन एज। तो हमारे पास ये आर रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ए और बी को ऐड करने से। हम ऐसे ही सेम बी को ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये दोनों इक्वेशंस हमें बताती हैं कि हमारे पास वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है।
क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स gives a zero resultant. What can be the orientation of the vector? अगर हमारे पास तीन वेक्टर का सम जीरो है तो उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, मतलब हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हों, अगर उन सब का सम ज़ीरो हो रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही जुड़े होंगे कि पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर जाएगी। तो यहाँ आंसर लिखा है, इफ़ दी थ्री वेक्टर्स आर एडेड सच अ वे दैट द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइंड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर देन देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। तो हमने यहाँ थ्री वेक्टर्स लिए हैं और ये तीनों वेक्टर्स साइड ऑफ द ट्राइंगल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब हम इनको ऐसे जोड़ देंगे तो इन तीनों का सम हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सपोज दैट साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेल रूल। हमने 5 वेक्टर्स को जोड़ा है तो एक पॉलीगॉन बन गया, तो उन्हें हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ दिया। व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर? तो सेम बात हम लिखेंगे कि इन सब का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। और उसकी रीज़न यहाँ हमने मेंशन की है कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो इन सब का सम ज़ीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। और उसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी जैसे नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास नल वेक्टर आंसर आएगा। सेकंड, इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हम बस ये देखेंगे कि उनकी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर है। और हमेशा पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल वेक्टर ही कहलाएंगे। इसी टॉपिक का एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी ज़ीरो? एक्सप्लेन करना है इसे। तो हमारे पास इसका सबसे पहला जो आंसर है वो ये है कि नो, इनका सम ज़ीरो नहीं होगा। द टू वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड देयर सम विल नेवर बी ज़ीरो। और ज़ीरो कब होगा वो नीचे हमने मेंशन कर दिया, द सम ऑफ द टू वेक्टर विल ओनली बी ज़ीरो इफ बोथ द वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ये वेक्टर एडिशन के हवाले से है। इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? हम क्या वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये हमारे पास दोनों डिफरेंट किस्म की क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और स्केलर्स को हम सिंपल रूल से ऐड कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं। कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर? सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसने यहाँ पर स्केलर की जगह पर जीरो लिख दिया और वेक्टर की जगह पर नल वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ भी हम यही बात करेंगे कि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और ये क्वेश्चन और भी तरीक़ों से पूछ सकता है, वो मैंने मेंशन कर दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि वेक्टर ए है, हम अमूमी तौर पर बी इसके साथ ऐसे ऐड करते हैं कि बी की टेल ए के हेड के साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन अब हमने इसकी डायरेक्शन को जोड़ दी, यानी बी का हेड ही ए से ज्वाइन कर दिया तो हमने बी को नेगेटिव कर दिया। तो इन दोनों का सम अब हम ऐसे लें तो ए प्लस माइनस बी हम ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ ए एंड बी बट बी इन रिवर्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अच्छा, अब यहाँ एग्जाम में हम देखेंगे कि अगर वो जस्ट स्केलर नंबर कह दे तो हमने पहला पोर्शन करना है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी कह दे तो हमने इस क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन करना है, अदरवाइज हमें ये सारा पोर्शन लिखना पड़ेगा। अब पहली बात करते हैं कि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होगा।
अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास और हमारे पास कोई पॉजिटिव स्केलर नंबर है, तो हम अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर से मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा इफ व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव नंबर देन न्यू वेक्टर इज एन ए टाइम एन ए हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज एन टाइम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम एन टाइम्स हो जाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी, तो जस्ट लाइक यहाँ हम बात करते हैं कि अगर स्केलर क्वांटिटी हमारे पास मैस और हमने वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी ली है, तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ जस्ट हमने मेंशन कर दिया व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ आल्सो अ वेक्टर, और उसके जो डायमेंशन और यूनिट्स होंगे वो स्केलर और वेक्टर उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर and explain how vector is obtained when its rectangular components are given। component of vector होता क्या है? effective value of a vector in a given direction is called its component। a vector is the resultant of its component। यहाँ a वेक्टर की एग्जांपल ली है, तो डायग्राम में देखें हमने ये दो लाइंस लगाई हैं। वेक्टर ए हमारे पास ओ पी लाइन है, लेकिन अगर पी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो एम पॉइंट मिलता है हमें एक्स एक्सिस पर, तो ओ से एम तक हमें एक स्ट्रेट एक्स एक्सिस में हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहेंगे, और ये भी एक वेक्टर ही शो हो रहा है आपको। और एम से पी हमारे पास ये हमारे पास दूसरी लाइन है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए होगा। और हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से लिख कर ए वेक्टर ए बना सकते हैं। यहाँ मेंशन कर दिया ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यहाँ इसे करेक्ट कर लें, ए एक्स एंड ए वाई आर द मैग्नीट्यूड अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट वो अलहदा भी पूछ सकता है और इसके साथ भी पूछ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो तो हम वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ए एक्स ए वाई ये दो कंपोनेंट्स हमें पता है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ए एक्स और ए वाई को जोड़ें तो हमारे पास इस तरह से एक राइट ट्राइंगल बनेगी और उसके ऊपर हम पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है? तो हम कहेंगे इसके दो पार्ट बनाएंगे। फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, तो यहाँ इन दोनों का ए एक्स और ए वाई का सम ए के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए तो वो मैग्नीट्यूड के बराबर तो हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये इक्वल तो हो सकती है, अगर ए एक्स ज़ीरो हो तो ए वाई ए के बराबर हो जाएगा, और अगर ए वाई ज़ीरो हो तो ए एक्स ए के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज़ ये दोनों अगर मौजूद हों तो दोनों ए से लेस देन ही होंगे। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ना करें तो हम वहाँ कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से बड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू? क्या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? नो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव पॉजिटिव वैल्यू ओनली। यहाँ ओनली लिख देते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब हमारे पास ये फार्मूला है, ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर,
अगर हम किसी कंपोनेंट को नेगेटिव ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ए एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस ए एक्स से, ए वाई को रिप्लेस कर दिया माइनस ए वाई से, तो इन दोनों का स्केयर लेंगे तो फिर हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर्स आ जाएंगे और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a plus b is equal to 0, what can you say about the components of the two vectors? दो वेक्टर का सम नल वेक्टर के बराबर, तो उनके कंपोनेंट के बारे में, इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो देन द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आल्सो बी जीरो। यहाँ हम देख लेते हैं दो वेक्टर हैं a और b, इन दोनों वेक्टर्स के हमने तीन तीन कंपोनेंट लिख लिए, 3 डायमेंशन में ले लिया हमने, तो इन दोनों का सम जीरो है, तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ जो लेट की हैं उन्हें हम रख लेते हैं और नल वेक्टर को मैंने 3 डायमेंशन में ओ आई कैप, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप लिख लिया। तो यहाँ हम इनके आई कैप, जे कैप, के कैप की वैल्यू एक जगह कर लेंगे और उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट, सम ऑफ द वाई कंपोनेंट, सम ऑफ द जी कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट का सम भी जीरो होगा। इसका दूसरा आंसर भी लिखा जा सकता है कि अगर हम बी एक्स को इक्वल टू को दूसरी साइड पर ले आते हैं तो वो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यूं भी इसका आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स? किन हालात में वेक्टर के कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे? वो यूं भी पूछ सकता है कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट बराबर हों तो बताएं हालात क्या होंगे, मतलब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा। तो हम यहाँ बता दें व्हेन द वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी सेम। तो इसको हम प्रूव करने के लिए यहाँ दो कंपोनेंट ले लेते हैं किसी भी वेक्टर के, यानी ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम जानते हैं ए एक्स बराबर है ए साइन थीटा के, ए वाई बराबर है ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के और ए वाई बराबर है ए साइन थीटा के। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा के साथ, साइन ओवर कॉस टेन हो जाएगा और इधर टेन इनवर्स 145 डिग्री के बराबर हो जाएगा। Question number 18. How would the two vectors of the same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to vectors of the same magnitude? समझ लें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेट ये ए और बी वेक्टर हैं, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, हम इन्हें कैसे जोड़ें कि इनको जोड़ने से एक जो रिजल्टेंट आए वो भी इन वेक्टर के बराबर हो। तो यहाँ हम देखते हैं डायग्राम में कि अगर हमें तीनों वेक्टर्स सेम चाहिए और इन तीनों साइड्स को ऐसे जोड़ें कि यहाँ हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सेम है, अब रिजल्टेंट बनेगी वो भी सेम है। तो इन्हें हमने जोड़ा कैसे, ये तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में ये दोनों वेक्टर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने ये एंगल लेना है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो हमारे पास कितना आएगा, ये टोटल लाइन जो है हमारे पास ये 180 डिग्री है, उसमें से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इन वेक्टर्स को इक्विलेटरल ट्राइंगल के तौर पर जोड़ें तो ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास आपस में 120 डिग्री एंगल पे होंगे।